प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ें और उसको एनालाइज करें ढंग से। जो गलत ऑप्शंस भी हैं उसको भी हम पढ़ के उसके नोट्स बनाएं और उसको समझे कि वो यूपीएससी ने ऑप्शन दिया है तो उसका मीनिंग क्या होता है। स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हैं तो किसी भी दो सब्जेक्ट को आप उठाएं रैंडमली जो आपको सही लगते हैं। जीएस4 एथिक्स में सिलेबस थोड़ा कम रहता है और मार्क्स आने के चांस ज्यादा रहते हैं। नोट्स मेरे डिजिटल फॉर्मेट में थे, मैं अपने फोन से कीबोर्ड कनेक्ट करके उसमें टाइप करके नोट्स बनाया करता था। मेरे साथ हैं मनु गर्ग सर, जिनकी 91 रैंक आई है। साथ ही उनकी मम्मी है साथ में, जिनका काफ़ी हेल्प रहा है सर की इस प्रिपरेशन में। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही और आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक अपने बारे में एक बेसिक जानकारी दें, आप कहाँ से आते हैं, मीडियम अटेम्प्ट पेपर कौन सा था और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है। मेरा नाम मनु गर्ग है। मेरी इस बार की यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया रैंक 91 आई है और मैं आईएएस एज ए सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने वहाँ पे अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल जयपुर से करी है। उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से किया है, बीए प्रोग्राम इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। वहाँ पे मेरी सेकंड रैंक भी थी। इसके बाद में मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स किया आईआर के अंदर और अभी करंटली मैं वहीं से अपनी पीएचडी परस्यू कर रहा था। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू और मैंने क्वालिफाई कर लिया विद 91 रैंक। ओके, मतलब दोनों बार आपका प्री क्रैक हुआ था। ठीक है। जो प्री इस इंटरव्यू को तीनों स्टेज से लेकर बात करेंगे, प्री, मेन और आपका इंटरव्यू। प्री की तरफ आपकी क्या अप्रोच है और आपने अपने इस पूरे प्रिपरेशन में प्री को क्रैक करने की क्या क्या टेक्निक सीखी है। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ें और उसको एनालाइज करें ढंग से। जो गलत ऑप्शंस भी हैं उसको भी हम पढ़ के उसके नोट्स बनाएं और उसको समझे कि वो यूपीएससी ने ऑप्शन दिया है तो उसका मीनिंग क्या होता है। एटलीस्ट हमें एक बेसिक ओवरव्यू का आइडिया तो रहना चाहिए। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी अच्छे से करे थे, चाहे वो जीएस हो या फिर सीसैट हो। सीसैट के अंदर भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अपना बेस बना के उसके अराउंड अपनी प्रिपरेशन सेंटर करी थी। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे तो मैंने लास्ट 5-10 ईयर्स के सारे सॉल्व करे थे और मैं एग्जाम में मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी कि जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है मैं उसको एग्जाम में अटेम्प्ट करके आऊँ और 28 के 28 में करके आता था और अराउंड 27 मेरे सही होते थे, तो इससे मेरे सीसैट इजीली क्वालीफाई हो पाता था। तो उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, कहीं पे या तो कंटेंट गैप आपका होता है या फिर आपने पीवाईक्यू नहीं देखा है, उसको गेस कोई कोई लेता है कि हाँ भाई 30-35 क्वेश्चन मुझे उसके बाद नहीं आ रहे, तो हम गेस ले सकते हैं। तो एक बेस्ट गेस का क्या आपके पास कोई अप्रोच है कि आप इस तरीके से कुछ गेस कर सकते हो, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे। जैसे कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है तो अगर आपको ऐसी नौबत है कि आपको एक भी कुछ आइडिया ही नहीं है उस क्वेश्चन का, तो बेटर ये रहता है कि आप उसको छोड़ दें। पर अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया है तो आप उसमें गेस वर्क कर सकते हैं। गेस के लिए कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे कि अगर कोई बहुत एब्सोल्यूट डेटा दे रखा है तो वो होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एक्सट्रीम वर्ड हाँ, वगैरह। एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं तो जैसे ऑल और मेनी, मोस्ट, तो ऐसी चीजें अक्सर गलत हो जाती है। सम वाली चीज यूपीएससी 2-3 क्वेश्चन ऐसे देता है जिसके अंदर सम देता है वो कि सम मशरूम्स और ल्यूमिनस, तो वो चांस रहता है कि वो अक्सर सही होंगे। तो ऐसे करके गेस किए जा सकते हैं। बाकी बेटर रहता है कि अगर ऐसे नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दिया जाए। आपने कोचिंग लिया है? कोचिंग मैंने प्रीलिम्स के पहले नहीं लिया, बाकी उसके बाद में मैंने कोचिंग ली थी। ओके, क्या हेल्प रहा कोचिंग का आपके इस प्रिपरेशन में? अंडरस्टैंड यूपीएससी सत्यम सर के साथ में था, उसमें मैंने एसएफजी प्रोग्राम था उनका फ्री ऑफ कॉस्ट उस टाइम पे 2023 मेंस के पहले, तो उसको ज्वाइन किया था। वहाँ से आंसर राइटिंग एक बेसिक टेक्निक स्ट्रक्चर उसे पता चला था मुझे। इसके बाद में मैंने डॉक्टर शिवेंद्र चौधरी का राइट स्मार्ट कोर्स है वो मैंने किया था, जिससे मुझे और टेम्पलेट्स और क्या क्या अप्रोचेस होती है टू राइट आंसर्स वो सब मुझे पता चली। ओके सर, मेंस को थोड़ा सा बताएं कि मेंस की आपकी अप्रोच कैसे होती थी, कि डेली रूटीन में आप कैसे यूपीएससी के पूरे आंसर को फ्रेम करते थे, उसके बाद एनालिसिस करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, वो सारी चीज़ मतलब डे को ऑप्टिमाइज कैसे करते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है मेंस के प्रिपरेशन का कि आप उसको कंटेंट को पढ़ते रहें, पर उसको आंसर राइटिंग में उतारना इंप्लीमेंट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी टाइम मैंने कोई टॉपिक पढ़ा अगर, तो फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसके लिखा करता था। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में उन सबको मैं लिख लिया करता था और उसका टेम्पलेट आंसर टाइप बना लिया करता था। इससे उसमें फिर टॉपर्स कॉपीज को पढ़ के उसमें जो भी कीवर्ड्स मैं सेट कर पा रहा हूँ या फिर जो भी एग्जांपल डेटा कुछ मुझे मिल रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट, फिर उसको मैं लिख के अपने आंसर को और एनहांस करता जाता था ताकि एक परफेक्ट मॉडल आंसर टाइप के बहुत आसपास में पहुंच पाऊँ। ओके, कैसा लग रहा है आपको, आपके लड़के ने काफ़ी बड़ी एग्जाम को क्रैक किया है। ये एग्ज़ाम कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, कुछ साल का नहीं है, बहुत सालों का एग्ज़ाम है। लेकिन जो मैंने देखा, मनु ने सेकंड मेंस में ही पूरा क्लियर कर लिया और रैंक 91 आई। तो खुशी का ठिकाना नहीं था उस दिन तो। और ये था कि जब एक जने का नहीं, बहुत जनों का, इतने जने मनु के साथ थे और मैं अकेली नहीं थी। तो इसी तरह से अगर और पेरेंट्स भी ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान देंगे और सपोर्ट सिस्टम रहेगा तो शायद ये एग्ज़ाम बहुत ईजी हो जाएगा। आपने इनको बचपन से देखा, ठीक है, तो इनकी पढ़ाई कैसी रही है पहले, और जब ये पढ़ते थे यूपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ते थे?
जब ये छोटा था 8 तक तो अपने आप सब कुछ करता था, लेकिन है ना जब हम लोग जब मन्नू ने बताया कि आई विजन लॉस होती जा रही है, तब एक बार डार्कनेस आ गई कि इसी की आंख में नहीं मेरे आंख में भी आ गई, कि ऐसा लग रहा था कि अंधेरा छा गया कि अब आगे एजुकेशन हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन धीरे धीरे सब स्थिति को संभालते हुए और मन्नू का जो कैलिबर था वो मतलब कि हमेशा शुरू से ही फर्स्ट आ रहा था, तो कैलिबर देखते हुए ऐसे लग रहा था कि शायद रुकावट कहीं नहीं आएगी और ये क्रैक करेगा एक दिन तो फर्स्ट मीन्स इसका क्लियर नहीं होता। उस टाइम ऐसे लग रहा था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन कैलिबर देखते हुए ऐसे लग रहा था नहीं मन्नू, हम लोगों ने इसको पॉजिटिवली दिया कि कुछ अच्छा ही होगा, तेरी रैंक ही आने वाली है, वो इस बार नहीं आई और वही वैसा ही हुआ कि 91 रैंक आई। ओके, बहुत ही प्राउड मोमेंट है मैडम, क्योंकि अपने इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, क्रैक किया सर ने। सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी 4-5 बार में भी अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता है। सर आप अपने हाई स्कोरर सब्जेक्ट को कैसे रोटेट करते थे डे वाइज? मतलब अपने सब्जेक्ट को स्कोर किसी मैंने हाई किया है? नहीं, जैसे जो हाई स्कोरर सब्जेक्ट हैं कि हाँ, आपकी वेटेज वाइज, ठीक है कि इनका ज़्यादा वेटेज आता है तो उनको प्रायोरिटाइज किया जाए, रोटेशन कैसे होता था आपका, या थोड़े कम वेटेज वाले उनको पीछे करते थे, कैसे करते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट का बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट होता है, बट यूपीएससी की डिमांड ऐसी रहती है कि हमें नहीं पता कि इस साल जिस पे फोकस है क्या नेक्स्ट ईयर भी उस पे फोकस रहेगा। बिल्कुल। तो जरूरी रहता है कि एक बार तो हम एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को पढ़ लें, फिर उसके बाद में जो बहुत हाई यील्डिंग एरिया है जैसे कि जीएस4 एथिक्स में सिलेबस थोड़ा कम रहता है और मार्क्स आने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे हुआ जीएस2 हुआ जीएस4 हुआ ऑप्शन हुआ, इन पे हम ज्यादा ध्यान दें ताकि हमारे मार्क्स इंप्रूव हो पाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीएस1 और जीएस2 को हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग के टाइम में क्या आप ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल 3 को लेके चल सकते हैं एक बिगिनर टू नए? मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हैं तो किसी भी 2 सब्जेक्ट को आप उठाएं रैंडमली जो आपको सही लगते हैं। मतलब मेरी स्ट्रेटजी रहती थी कि एक बोरिंग और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को मैं उठाऊं जो मुझे बोरिंग और इंटरेस्टिंग लगता है, ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो मैं ऐसे करके अपना दिन को शेड्यूल करा करता था। नोट्स कैसे बनाते थे आप? नोट्स मेरे डिजिटल फॉर्मेट में थे, मैं अपने फोन से कीबोर्ड कनेक्ट करके उसमें टाइप करके नोट्स बनाया करता था, फिर उसको बार बार पढ़ लिया करता था। तो रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होता? नहीं, मैं उसी चीज़ को बार बार पढ़ता था स्पीड को बढ़ा के फ़ोन की, तो उससे वो बार बार मैं पढ़ पाता था। तो डिजिटली ठीक रहेगा नोट्स बनाना, या फिर आप फिजिकली बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके? इसके लिए मेरे हिसाब से टू इट्स ओन, जिसको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। मेरे केस में डिजिटल नोट्स मुझे बेटर लगते थे ताकि उसमें ऐड ऑन भी हो सकते थे और मेरे लिए कंफर्टेबल थे। बाकी अगर कोई पेन पेपर से कंफर्टेबल है तो उनको वो ट्राई करना चाहिए। कुछ फ्री रिसोर्स, चाहे यूट्यूब चैनल हो, कम्युनिटी हो, फोरम हो, आप सजेस्ट करना चाहिए जो आपने यूज किया हो? फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं आजकल, तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हैं। जिस मंथली मैगजीन्स आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है, वो हमें पढ़नी चाहिए। सेकेंडली टॉपर्स कॉपीज बहुत इजीली मिल जाती है आजकल, टेलीग्राम पे सब टॉपर्स डाल देते हैं और कोचिंग की वेबसाइट पे मिलती है, तो वो टॉपर्स कॉपीज बहुत अच्छा सोर्स है क्योंकि किसी भी टॉपर ने कोई आंसर लिखा है तो बहुत मेहनत करके लिखा है, वो फिल्टर्ड आउट इंटरेस्ट कंटेंट है जिसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में? जैसे चैट जीपीटी है, उसमें प्रॉम्प्ट देके आप कुछ चीज़ें निकलवा सकते हैं। आपने हेल्प लिया था या नहीं लिया था, और जो ले रहा है वो कैसे ले सकता है, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता है? टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है कि उसको हमें कम्प्लीटली उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, रादर हमें टेक्नोलॉजी को अपनी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। किया था आपने? मैंने काफ़ी यूज़ किया था टेक्नोलॉजी को, अपने मेरी पूरी प्रिपरेशन टेक्नोलॉजी का मैंने यूज़ किया था। मैंने नोट्स ऑनलाइन बनाए थे, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ था। सेकेंडली चैट जीपीटी तो मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि उसके आंसर्स काफ़ी जेनरिक होते हैं, पर बाकी और चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी यूजफुल हो सकती है टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करें तो। जैसे यूट्यूब वीडियोज़ हैं तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर हमें कुछ भी टॉपिक समझना है तो। ठीक है, आपका वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा रहा? मेरा वीक सब्जेक्ट ज्योग्राफी है क्योंकि उसमें मुझे पर्टिकुलरली मैपिंग और इन सब चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया पॉलिटिकल साइंस है और इंटरनेशनल रिलेशंस। क्रेडिट किसे देना चाहेंगे अपनी इस पूरे उपलब्धि का? जो मेरी मम्मी साइड में खड़ी है तो इन्हीं का पूरा क्रेडिट बनता है क्योंकि इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। जब मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी तभी ये साथ में खड़ी रही, और दिल्ली आना था या कुछ भी इश्यूज था तो उसमें मम्मी मुझे सपोर्ट करा करती थी। इस जर्नी ने क्या सिखाया आपको? यूपीएससी की जर्नी ने मुझे ये सिखाया कि रेसिलिएंट रहना चाहिए क्योंकि बहुत बार फेलियर्स आ सकते हैं इस जर्नी के अंदर, तो फेलियर से हार नहीं माननी हमें, बल्कि उससे हमें सीखना है कि हमें हमारी कहाँ कमी रही है उसको एनालाइज करना है और दोबारा आगे बढ़ना है। आप क्या कह रही हैं? मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ कि अकेला एक इंसान तो नहीं कर सकता। मन्नू अकेला नहीं कर सकता, मैंने भी किया, लेकिन मुझे जो सपोर्ट सिस्टम चाहता है उसे, जैसे सत्यम सर हैं, उन्होंने भी मन्नू के केस में काफ़ी हेल्प करी है। ओके, आपको जो पेरेंट्स देख रहे हैं जो लड़कियों को कहते हैं कि नहीं आप बाहर जाके मत तैयारी करो, जमाना ऐसा है, ये है वो है, क्या मैसेज उनको दो पेरेंट्स को? कि अगर बच्चों को आप सपोर्ट करोगे, उनके लिए हमेशा मोटिवेट करोगे तो सक्सेस एक दिन लाइफ में होती है उनकी। मम्मी बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि बहुत ही इमोशनल भी है, क्योंकि इस लेवल का अचीवमेंट देखना अपने बच्चे का, और जब वो इतनी रात दिन मेहनत कर रहा हो
बहुत बड़ी बात होती है। चलिए कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताना। कोई अगर क्वेश्चन छूट रहा होगा कमेंट कर देना। मैं अगले टॉपर टीचर से किसी से जो पॉडकास्ट इंटरव्यू होगा तो उसमें आपके क्वेश्चन पिक कर लूँगा।